Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग CSIR नेट के आगे के PYQs। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दिसंबर 2011 सेक्शन बी के PYQs किए थे। आज हम लोग करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2011 सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन सी हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले आप लोगों ने अगर नहीं देखे हो तो प्रोफाइल पर विज़िट कर लेना, मेरी यूट्यूब प्रोफाइल पे। वहाँ पर आपको सारे कुछ मिल जाएंगे सॉल्यूशन। हम लोग ये सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग PYQs कर रहे हैं। थर्मोडाइनमिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है और थर्मोस्टेट के PYQs कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन सी आज हमारा टारगेट है। सेक्शन बी जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और जून 11 का भी हम लोग कर चुके हैं। तो जून 11 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको CSIR नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आप लोग अनअकैडमी के ऊपर मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो सीधा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अज्यूम दैट the free energy of a magnetic system, the free energy मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है ना, वो एक ही बात है। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को ही फ्री एनर्जी बोलते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम हैज़ एन एक्सपेंशन, हैज़ एन expansion in the order parameter, in the order parameter m of the form। तो एक कोई भी पैरामीटर है, अब चाहे वो कोई भी पैरामीटर, कोई कांस्टेंट पैरामीटर बोल सकते हो आप, इसको ऑर्डर पैरामीटर बोल दिया। अब ये ऑर्डर पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। उस फॉर्म में आपको फ्री एनर्जी दे रखी है। अब ये फ्री एनर्जी जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो सकती है। ए है, टी कोई टेम्परेचर है, TC है। TC जो है क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, m² प्लस BM4 प्लस CM6 विद ABC ग्रेटर देन 0, विद ABC मतलब ABC का वैल्यू 0 से बड़ा है। एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो, एज द टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो TC, मान लो क्रिटिकल टेम्परेचर नीचे है, द सिस्टम अंडरगोज अ फेज ट्रांजिशन, द सिस्टम अंडरगोज फेज ट्रांजिशन। इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ के आपको सवाल थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट जिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी होती है ना, वही ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। मतलब उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो वो सॉल्यूशन करना उसके लिए इजी होता है। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्डर पैरामीटर, द ऑर्डर पैरामीटर just below transition,
जस्ट बिलो द ट्रांजिशन वेयर टी माइनस टी सी, ठीक है ना, इज़ वेरी स्मॉल। अब देखो वेरी स्मॉल का मतलब ये हुआ कि हम मिनिमा की बात कर रहे हैं। इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, तो आपको ये चीज़ ये देखनी है, मिनिमा की बात कर रहे हो तो आपके पास मिनिमा जब आपको निकालना होता है ना, और ऑब्वियस सी बात है आपको m का वैल्यू पूछा हुआ है। देखो ऑप्शन जो दिए हुए हैं ना वो m के वैल्यू के ऑप्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे मान लो ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है m इज़ प्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस टी टू दी पावर -1/2। ऑप्शन बी जो आपको दिया हुआ है m प्रोपोर्शनल टू, तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आए और आपको किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालना हो ना, तो बस ये देख लिया करो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैक्सिमा या मिनिमा की बात तो नहीं कही गई। तो यहाँ बोला है ना वेरी स्मॉल, इसका मतलब ये मिनिमा की बात की गई है, ठीक है ना। और जब मिनिमा की बात हो जाए या मैक्सिमा की बात हो जाए तो हमें जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है हम उस चीज़ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और अल्टीमेटली जो है हमें वो वैल्यू मिल जाती है। तो इसी प्रकार से आपके में m का वैल्यू निकालना है तो आपका जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ना, आप सिंपली उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, m की रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, उसको 0 के बराबर पुट कर दो। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तो हम केवल यही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो m के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2a टी माइनस टी सी एम प्लस 4 VM3 प्लस 6C M5 इज सिंपली इक्वल टू 0। और सिंपली इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व करो तो यहाँ से आप m को बाहर ले लो, तो m बाहर लेते ही क्या हो जाएगा 2a टी माइनस टी सी प्लस 4b m स्क्वायर प्लस 6c m स्क्वायर टू द होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से दो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, एक तो m बराबर 0 और एक निकल के आ जाएगी 6c m स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस 4b m स्क्वायर प्लस 2a। अब यहाँ से आपको m का वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली बात है ये आप श्री धराचार्य यूज़ कर लो। तो x अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसी होती ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो उसी अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं m स्क्वायर का वैल्यू, m स्क्वायर मतलब x, तो -b, तो -b का मतलब कितना हो गया -4b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac। तो a मतलब 6c, 4a एंड c मतलब कितना हो गया वही ट्वाइस ऑफ a t माइनस टी सी, तो -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2a मतलब कितना हो गया, तो t माइनस टी सी का ही आपको देखना है कि t माइनस टी सी की किस पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अल्टीमेटली ये जो है ना
होने में तो वैसे ये टी माइनस टी सी की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर टी माइनस टी सी या टी सी माइनस टी, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो सबसे मिनिमम पावर आपको मिल रही है ना, वो हो जाएगी m इज़ प्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस टी टू द पावर 1/2, क्योंकि ये -1/2 तो हो सकती है, ये ऊपर ये नीचे आएगा। 3 पावर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 1 पावर में ये है नहीं। तो जो सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है ना, वो यही है। वैसे आनी तो 1/4 पावर चाहिए थी, बट 1/4 पावर के जो क्लोजेस्ट पावर है वो 1/2 ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, मतलब m स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है, अंडरवुड टी सी माइनस टी। प्रोपोर्शनल निकालना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो m स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी सी माइनस टी, या टी माइनस टी सी के प्रोपोर्शनल है। तो इसी ऑर्डर में आगे m जो है वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे तो सॉलिड का है। द इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन द एरिया एक्स वाई प्लेन, द रीजन इज लोएस्ट कंप्लीट फील्ड, द फर्मी एनर्जी। हाँ, तो एक काम करते हैं, फर्मी एनर्जी वाला कंसेप्ट जो है इसको हम लोग सॉलिड में करेंगे। दिस इज फ्रॉम सॉलिड, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला करते हैं, ये थर्मो से है। सो दिस इज फ्रॉम थर्मो, a heater and a thermocouple a heater and a thermocouple are used to measure and control the temperature T of a sample at T node is equal to 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और फीडबैक सर्किट सेक्शन सी के क्वेश्चंस में बेटा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। मतलब आप ये मान लीजिए कि आप लोग अगर सेक्शन सी के क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो अपने आप मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और 5 मार्क्स आपकी झोली में आ जाते हैं। अब देखो ये सवाल में कितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इतने इन्फॉर्मेशन के बाद में जो है बहुत कम ही कोशिश करनी है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, तो एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ये पावर की इक्वेशन है। तो पावर इज इक्वल टू कितना है, पी नोड प्लस जी टी नोड माइनस टी माइनस डी डी टी अपॉन टी विद अप्रोक्सीमेटली ट्यून्ड
with approximately tuned values of the coefficients G and D. G and D in order to maintain temperature सवाल को पढ़ो। मैं सवाल लिखता इसलिए हूँ ताकि तुम लोग 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो और तुम्हारा माइंड चलना चाहिए सवाल को देख के कि हमें इस सवाल में करना क्या है। सवाल में करना क्या है वो तभी समझ में आएगा जब तुम प्रॉब्लम को समझ पाओगे कि प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बिना प्रॉब्लम को जाने उस प्रॉब्लम का इलाज करते हो। बीमारी का इलाज तब तक नहीं होगा जब तक टेस्टिंग नहीं होगी। कोरोना में भी तो हो रहा है। कोरोना का इलाज करने से पहले एक शर्त रखी गई थी कि आप लोग टेस्टिंग बढ़ाइए। तो टेस्टिंग होगी तभी तो इलाज होगा। इसीलिए ये सवाल लिखने के पीछे मेरा इतना सा मोटो होता है बस कि आप लोग इसको पढ़ लो 2 से 3 बार, वरना मैं डायरेक्टली उस सवाल को आपकी स्क्रीन पर शो कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरे लिए ज़्यादा इजी टास्क होता है कि मैं आपको डायरेक्ट दिखा दूँ, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं। मुझे पता है तुम लोग लिखी हुई चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, इसलिए मैं लिखवाता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान उस पर जाए। रैपिड फ्लक्चुएशंस, और इसमें क्या है, आधी चीज़ें तो क्या होती है बेटा, आपको केवल भ्रमित करने के लिए होती है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होती है। जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान दो आप लोग। इट इज़ नेसेसरी टू, बस सवाल को पढ़ के क्या लगा आपको? आपको एक पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, जी और डी की फॉर्म में, और आपको एक मेंटेन करना है स्टेबिलिटी के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सटर्नल हीट से, है ना। तो आपको ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए कि ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो ऑप्शंस पढ़ो एक करके। ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिक्रीज डी, मतलब मेंटेन करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको जो है उसको डी को कम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ऐसा आप फ्लक्चुएशन लाइए कि मिनिमम फ्लक्चुएशन हो। टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन क्या होना चाहिए? मिनिमम, मतलब वो जो चेंज है वो कम से कम होना चाहिए, है ना। इसीलिए सबसे कम से कम चीज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या काम करना पड़े कि वो फ्लक्चुएशन मिनिमम हो। ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने, आप बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कि वो काम करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन को आपको मिनिमम करना है। तो हम एक काम करते हैं ना, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ लग जाएगी कि हाँ वो फ्लक्चुएशन जो है टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन का मतलब जानते हो, चेंज इन द टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड द फ्लक्चुएशन। चेंज इन द टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स कॉल्ड द फ्लक्चुएशन। अब ये फ्लक्चुएशन आपको मिनिमम करना है, तो मिनिमम करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना, जो आपको प्रेशर दिया हुआ है उस प्रेशर को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि भैया जो पहली टर्म थी वो तो कांस्टेंट थी, मतलब टी नोट तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर को आपने किया है तो ये टी नोट आपका कांस्टेंट है, तो माइनस का जी, और ये जो जाएगा वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में
0, और ये डी है, और ये सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो इसको डबल टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना। और ये बराबर 0 के, क्योंकि आपको इसको मिनिमम करना है ना, तो मिनिमम के लिए काम करना पड़ेगा। और यू कैन से दैट अगर मैं डी अपॉन डी टी को बाहर ले लूँ तो यहाँ पर केवल कितना हो जाएगा, माइनस भी बाहर ले लो तो यहाँ केवल जी बच जाएगा, प्लस टेम्परेचर भी रहेगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। तो डी अपॉन डी टी जी और डी टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंगल टाइम बराबर 0। और यू कैन से दैट के इसको डिफ्रेंशिएट जब हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस या फिर जी टी प्लस डी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज ये डिफ्रेंशिएशन है तो इसको इंटीग्रेट करो तो कांस्टेंट होना चाहिए। बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है कि ये चीज़ कांस्टेंट है पूरा, तो ये टर्म भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये टर्म कांस्टेंट होगी तो ये जब अगर कांस्टेंट रहेगी, मान लो अगर मान लो ये टर्म कांस्टेंट रहेगी तो इस चीज़ के लिए क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी अगर मेरे को इनक्रीज़ करना है तो फिर डी को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये काम कांस्टेंट की फॉर्म में होगा। तो विच कजेज स्मॉल रैपिड फ्लक्चुएशंस, which causes small rapid fluctuation, it is necessary to in order to maintain the temperature stability the presence of the external heat, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्मॉल बट रैपिड फ्लक्चुएशन, ओके। तो रैपिड फ्लक्चुएशन का मतलब ये हुआ कि फ्लक्चुएशन बार बार होना चाहिए, ओके सॉरी। तो फ्लक्चुएशन बार बार होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ बढ़ेगी, बिकॉज रैपिड फ्लक्चुएशन है ना। तो रैपिड फ्लक्चुएशन के लिए ये चीज़ बार बार बढ़नी चाहिए, मतलब डी टी अपॉन डी टी का वैल्यू बढ़ना चाहिए। तो अल्टीमेटली डी क्या होना चाहिए, कम, ताकि ये टर्म कांस्टेंट रहे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डिक्रीज ऑफ डी, है ना। वो सिंपल सी बात है। तो ये एक कॉमन सी मतलब एग्जाम्पल था, इसमें इतना ज़्यादा कोई फिजिक्स नहीं लग रही है ना, इतनी कोई बड़ी भारी फिजिक्स नहीं लग रही, इतनी कोई बड़ी भारी थर्मोस्टेट की कोई थ्योरी लग नहीं रही है। एक चीज़ें गिवन है आपको, और गिवन चीज़ों के साथ ही आपको खेल करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स particles is in thermal equilibrium at temperature T, at temperature T each particle can be in any of the possible non-degenerate states, नॉन डिजेनरेट स्टेट्स। तो मान लो तुम्हारे पास कुछ स्टेट्स दी हुई है,
ऑफ एनर्जीज। तो जब भी आपको ऐसे कुछ एनर्जी मिल जाए ना तो समझ लिया करो कि आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है। जब भी आपको एनर्जीज मिल जाए इसका मतलब ये कि आपका सारा ध्यान का होना चाहिए पार्टीशन फंक्शन पे। फिर आगे क्या है सवाल, द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल ऑफ द गैस। तो आपको एवरेज एनर्जी निकालनी है पर पार्टिकल ऑफ द गैस। तो ऐसा सवाल बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आया है, या तो वो एवरेज एनर्जी निकलवाता है या फिर वो स्पेसिफिक हीट निकालता है। तो स्पेसिफिक हीट के लिए भी आपको एवरेज एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है। वैसे कंडीशन लगा दी बीटा ई का वैल्यू लेस देन होना चाहिए, बाकी सा ऐसा कोई खास शर्त नहीं है, बट हाँ होता है ऐसा। सो ऑप्शन ए है ट्वाइस ऑफ ई, ऑप्शन बी है थ्राइस ऑफ ई, ऑप्शन सी है 2E/3। बहुत आसान सवाल है। जब भी आपको ऐसे एनर्जीज मिल जाए ना बेटा, तो एनर्जीज के बेसिस पे आप लोग बता दोगे एनर्जी लेवल्स। तो आपके पास में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एन है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर मान लो एक पार्टिकल होते, दो पार्टिकल होते, तीन पार्टिकल होते, तो हम लोग अलग अलग सिस्टम में भर के देख सकते थे। बट यहाँ पर तो पार्टिकल एन है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। अब वो एक पार्टिकल के लिए काम करेंगे, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। अब यहाँ पर तीन एनर्जीज है ना, तो पहली एनर्जी है जीरो, दूसरी एनर्जी है ट्वाइस ऑफ ई, और तीसरी एनर्जी है 4E। बस, तो इससे तुम्हारा सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकल जाएगा। एवरेज एनर्जी जो होती है ना बेटा, वो बेसिकली एक पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए ही होती है। एक सिंगल पार्टिकल के लिए होती है वो, है ना। तो एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माइनस का डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना कि केवल आपको इस फॉर्मूले को आप चाहो तो से भी लिख सकते हो, 1/z डेल जेड अपॉन डेल बीटा, माइनस मतलब कहने का ये है 1/z, जेड मतलब कि प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 4 बीटा ई, और डेल जेड अपॉन डेल बीटा मतलब आपको z को बीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, बट आपको बीटा के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए बीटा का जो मल्टीपल है वो आगे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 4E, इस प्रकार से। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब आपको केवल इतना सा काम करना है कि उसने बोला है कि बीटा ई जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं ना अपन। आप लोग चाहो तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, तो e टू दी पावर x अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1 प्लस एक्स, जब x का वैल्यू 1 से बहुत कम होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे। पहले तो माइनस माइनस प्लस, 2e बाहर निकालो तो 1 माइनस 2 बीटा ई प्लस 1 माइनस 4 बीटा ई, अप्रोक्सीमेटली कर दिया मैंने ये ना, अपॉन वही सेम काम नीचे कर दो आप, वही सेम काम नीचे कर दो, तो 1 प्लस 1 माइनस
2 बीटा ई प्लस 1 माइनस 4 बीटा ई। अब देखो हुआ ये है कि ये हो जाएगा 2e माइनस बीटा 2e टू द होल स्क्वायर प्लस 4e माइनस बीटा 4e टू द होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बना 3 माइनस 6 बीटा ई। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है क्योंकि बीटा ई जो है वो वैसे ही लेस देन 1 है, तो उसका स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो तो कितना छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी स्क्वायर में नेग्लेजिबल है, ये क्वांटिटी स्क्वायर में नेग्लेजिबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दीज क्वांटिटीज़, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 3 है, तो जब बीटा ई जो है वो पहले ही 1 से बहुत कम है तो 3 के कंपेयर में तो ये भी क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो है आपका कितना हो जाएगा 2e प्लस 4e मतलब 6e हो गया है, तो है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास, और ये हो गया 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 2e के बराबर, है ना। ये आपका ऑप्शन कंप्लीट, ठीक है, दैट्स द आंसर। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही है, और एक दो क्वेश्चन और हैं। ओके, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a one-dimensional chain consists of a set of n rods each of length a, ठीक है। सो व्हेन स्ट्रेच्ड बाय, मान लो उस रोड को आपने स्ट्रेच किया, सो व्हेन स्ट्रेच्ड बाय अ लोड, मान लो किसी लोड से उसको स्ट्रेच किया आपने, तो हर एक रोड जो है मतलब उस चेन में जितनी भी रोड है कैन अलाइन ईदर पैरेलल, तो या तो सारी रोड्स पैरेलल हो जाएगी, सो ईदर पैरेलल, या फिर वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लेंथ ऑफ द चेन, टू द लेंथ ऑफ चेन, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, पैरेलल या परपेंडिकुलर। द एनर्जी ऑफ अ रोड, द एनर्जी ऑफ रोड इज माइनस ई, मान लो अगर रोड की एनर्जी माइनस ई हो व्हेन परपेंडिकुलर टू इट, तो जब वो परपेंडिकुलर होता है तो उसकी एनर्जी कितनी है, मान लो माइनस ई है, ठीक है। सो व्हेन द चेन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द चेन इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मान लो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है,
एट टेम्परेचर टी, और थर्मल इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कितना है, टी है, देन इट्स एवरेज, ऐसे सवाल नंबर 4 है मेरे हिसाब से, देन इट्स एवरेज एनर्जी इज, देन इट्स एवरेज, तो ये भी आपका पार्टीशन फंक्शन का ही सवाल है। तो वो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है, इस सवाल में निकाल लेना, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर एनर्जी दी हुई है जो वो माइनस ई का हो, तब आपको निकालना है। तो आपको क्या बोला है, एवरेज, ओहो लेंथ निकालना है, सॉरी एवरेज लेंथ, एवरेज एनर्जी नहीं, एवरेज लेंथ निकालना है आपको, है ना। ऑप्शन ए है Na/2, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Na/1 प्लस एक्सपोनेंशियल -2E/kT, एंड ऑप्शन डी है Na1 प्लस एक्सपोनेंशियल -2E। बहुत सिंपल सवाल है। देखो, मान लो कोई भी चीज़ का आपको एवरेज निकालना होता है ना, तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है कि मान लो कोई भी चीज़ आपको एवरेज निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी, जितनी भी उसमें प्रोबेबिलिटी है और उनका जो लेंथ है, मतलब जिस भी चीज़ का एवरेज निकालना है उस चीज़ का समेशन कर दो। अब हमारे पास इसने एक पर्टिकुलर एनर्जी रेंज दी हुई है -E, तो -E के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी इन द पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट -E, तो उस -E स्टेट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मैंने आपसे कहा था कि बोल्ट्जमान ने कहा था कि किसी भी एनर्जी रेंज में, मान लो हमारे पास यहाँ पर दो ही एनर्जी रेंज है, एक तो E है, E मतलब तब जब वो पैरेलल हो, और एक -E है, -E तब जब वो परपेंडिकुलर है। तो आपके जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यहाँ लिखा है ना n नंबर ऑफ रोड्स, n नंबर ऑफ रोड्स हैं, उन n नंबर ऑफ रोड्स में से कुछ रोड्स ऐसी होगी जो कि पैरेलल होगी, और कुछ रोड ऐसी है जो परपेंडिकुलर है। इनकी दो ही कंडीशन है रोड्स की। तो मान लो जो रोड्स पैरेलल है वो नंबर ऑफ रोड्स यहाँ पर आ गई, जो परपेंडिकुलर है वो रोड्स यहाँ पर आ गई, दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगली बार हम ये मानेंगे, हमें तो नहीं पता है कितनी रोड्स हैं, तो हम ऐसा मान लेते हैं बोल्ट्जमान के फैक्टर से कि इतनी रोड्स जो हैं वो तो पैरेलल हैं, और इतनी रोड्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि बोल्ट्जमान ने कहा था कि किसी भी स्टेट में मैं आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के दे सकता हूँ। तो उसने अपने बोल्ट्जमान फैक्टर के थ्रू आपको अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दिए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि -E स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं। तो -E स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं उसको निकालने के लिए अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द -E स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, जो पार्टिकल +E स्टेट में है वो, और जो पार्टिकल -E स्टेट में है वो, है ना। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे और आप एक्सपोनेंशियल -βE का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको मिल जाएगा ये। और पार्टीशन फंक्शन में आप लोग जानते हो बीटा बराबर क्या होता है, 1/kT होता है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको +E स्टेट में निकालना है, मान लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द रोड्स इन द +E स्टेट वो ये हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ रोड्स। हाँ, तो कुल मिला के कितना हो गया, 1/+βE से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एवरेज लेंथ आपको निकालना है, तो एवरेज लेंथ आपको अगर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, पहली लेंथ और मल्टीप्लाई विद द
n1 नंबर ऑफ रोड्स हैं मान लो, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा ई, और दूसरी लेंथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 1 प्लस 2 बीटा ई। ठीक है, दोनों में इस तरीके से निकाल सकते हो आप। अब आप लोग क्या करें कि अगर मान लो परपेंडिकुलर है, हमें मान लो केवल परपेंडिकुलर निकालना है, सो व्हेन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की स्थिति में केवल हम लोग ये बोल देंगे कि n1 बराबर n रहेंगे, सारे पार्टिकल परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल वाले पार्टिकल जीरो हो गए, तो जो भी सिस्टम है वो केवल परपेंडिकुलर का ही रहेगा। सो एवरेज कितने हो जाएंगे, सारे पार्टिकल परपेंडिकुलर हो गए, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक की जो है लेंथ a है, पार्टिकल मतलब रोड, और ये हो जाएगा -2 बीटा, दैट्स इट। तो केवल हमने परपेंडिकुलर वाला निकाला है, पैरेलल वाला कंट्रीब्यूशन जीरो कर दिया, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन, और किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में आपको पार्टिकल्स निकालना है तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट का बोल्ट्जमान फैक्टर निकाल लीजिए। तो बोल्ट्जमान फैक्टर निकालने से आप जो है आराम से उसके अंदर प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो और अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। द एक्साइटेशन ऑफ 3D सॉलिड ऑफ, अच्छा, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज रिलेशन है, लार्ज वेवलेंथ लिमिट का है। ओके, तो ये चीज़ तो आप सॉलिड में ले लेना, तो इसको सवाल को हम लोग सॉलिड में ले सकते हैं आराम से। ओके, तो इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो और कर लेते हैं, है ना। गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m, गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ mass m are confined in a cylinder, are in a cylinder of radius r and height l। देखो, जब भी गैस का नाम आ जाए ना, इसका मतलब ये कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। और आपको दिया हुआ है कि आर जो है वो लेंथ से बड़ा है और बहुत बड़ा है, kept vertically in the earth's gravitational field, vertically in the earth's gravitational field। ठीक है, द एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस, द एवरेज वही एवरेज एनर्जी आपको निकालना, तो पार्टीशन फंक्शन निकाल लो आराम से। पर याद रखना कि पार्टीशन फंक्शन का मतलब ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टीशन फंक्शन इंटीग्रल फॉर्म से निकाला जाता है, सच दैट अब आपको कॉन्टिन्यूस सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन निकालना सिखाना पड़ेगा। देखो, इस सवाल के ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए है n kBT/2, ऑप्शन बी है 3n
KBT अपॉन 2, ऑप्शन सी है 2n KBT, एंड ऑप्शन डी है 5n। तो बड़ा सिंपल है कि आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना है, और पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, मान लो मोमेंटम अगर पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर अपॉन 2m, और z हाइट का है तो उनको mgz मिल जाएगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से गैस पार्टिकल ऊपर ही होंगे अल्टीमेटली। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब हम निकालेंगे, एवरेज अगर आपको निकालना है मान लो काइनेटिक, तो काइनेटिक में तो ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बात बोलता है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केटी होती है। तो 3 डायमेंशनल है यहाँ पर, तो क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 3 डायमेंशनल के लिए आपको लग तो रहा होगा एक बार के लिए कि ये क्लासिकल का सवाल है, बट आप खुद देखो टेम्परेचर कंसेप्ट यहाँ पे आया है। टेम्परेचर कंसेप्ट जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिकल या थर्मो का यूज़ कर लेते हैं। तो वैसे ही मैंने यूज़ किया थर्मो का। अगर यहाँ टेम्परेचर कंसेप्ट नहीं आता ना तो मैं नहीं करता थर्मो का यूज़। और मैंने आपको पहले ही कहा है, जहाँ भी टेम्परेचर डिपेंडेंस एनर्जी की बात आएगी, आप वहाँ पे आँख बंद करके प्रिंसिपल ऑफ इक्को पार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वही एनर्जी जो है वो एनर्जी को टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो अल्टीमेटली ये हो गया। तो इसके बाद में मेरे पास एवरेज ऑफ mgz। अब मुझे इस z का एवरेज निकालना है, तो पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म में कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए अगर मुझे कुछ ही चीज़ का निकालना होता ना, तो मैं कैसे निकालता हूँ, जैसे मुझे पोटेंशियल का एवरेज निकालना है, मान लो मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालना है। काइनेटिक का तो एवरेज निकाल चुका हूँ मैं। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला, जिसका आपको एवरेज निकालना है वो, और उस एनर्जी को बीटा ई के साथ कंबाइंड करते हैं। बीटा ई मतलब जिस एनर्जी का आपको एवरेज निकालना है, ये पार्टीशन फंक्शन हो गया उसका, और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये वो टोटल क्वांटिटी हो गई। टोटल क्वांटिटी का टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो एवरेज कहलाता है ना। अब ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसलिए लिखा मैंने इसको, क्योंकि बेसिकली ये क्या चीज़ है कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाता है। अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को दिखाएगा, और ये वो क्वांटिटी है, जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है ऊपर वाला फैक्टर, तो ये एवरेज निकल जाएगा। अब आप लोग जो है आराम से इसको सोल्व कर लो। सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्व करने के लिए mg को आप लोग आगे ले सकते हो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, फिर आप लोग गामा फंक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला। अगर इस तरह से कोई इंटीग्रेशन होता है तो 1/n गामा ये हो गया ना। तो आप खुद कंपेयर करके देख लो, जैसे आपने जेड के रेस्पेक्ट में किया है तो mg को तो बाहर निकाल लो, है ना। z की पावर 1 है, देखो x की जगह तो आप z को रिप्लेस कर दो, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो यहाँ z के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और आप ये देखो कि z की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर x की पावर m है ना, तो m का रिप्लेसमेंट 1 से हो गया, बिकॉज यहाँ z की पावर 1 है। अब एक्सपोनेंशियल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, z की पावर n मतलब z की पावर n मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, और अल्फ़ा जो है उसका मल्टीपल हो गया,
मतलब बीटा एम जी जो है वो अल्फ़ा हो गया, बस ख़त्म काम। तो मेरे पास सिंपली इसको इंटीग्रेट करने वाला मामला आ गया, 0 से इन्फानेट 1/n गामा m+1/n अपॉन एल्फ़ा टू दी पावर 1+1/1। तो गामा n+1 का वैल्यू जो होता है ना वो फैक्टोरियल n होता है, अगर n की वैल्यू इंटीजर होती है उस समय, है ना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1, मतलब 1 ही होता है इसका वैल्यू, और बीटा एम जी की पावर 2। तो बड़ा सिंपल सा हो गया सॉल्यूशन। अब मेरे पास जो एवरेज एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया मेरे पास, एम जी पहले से बाहर पड़ा हुआ था, तो एम जी को तो बाहर रहने दो, ठीक है। और इसी के साथ मैं फैक्टोरियल 1 अपॉन बीटा एम जी टू दी पावर 2। अब नीचे वाला फैक्टर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, इस वाले इंटीग्रेशन को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, 0 से लेके इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। तो इसमें आप देखोगे तो m का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 1 है, अल्फ़ा का वैल्यू वही बीटा एम जी है। तो आगे सॉल्व करो इसको, तो कितना हो गया, ये हो गया 1/n गामा m+1/n और अल्फ़ा टू दी पावर m+1/n। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, फैक्टोरियल 0, मतलब उसका वैल्यू 1 ही होता है, अपॉन बीटा एम जी टू दी पावर 1, ठीक है। तो ये बीटा एम जी जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा अपने आप, क्योंकि ये चीज़ अपॉन में थी ना, तो ये चीज़ अपॉन में थी, तो इसलिए इस वाली क्वांटिटी का वैल्यू आपने कितना निकाला, 1/बीटा एम जी। तो 1/, के अंदर 1/, आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में पहुंच गया, बीटा एम जी से बीटा एम जी गया, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली, इससे ये कट गया, तो बीटा बराबर 1/KT, तो ये KT के बराबर आएगा, ख़त्म काम। तो एवरेज एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्लस एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 5/2। दैट्स द आंसर। और n पार्टिकल के लिए आप n का मल्टीप्लाई करना, तो 5/2 n KBT हो जाएगा। तो ये थे तुम्हारे स्टैटिस्टिकल के सवाल। अब तुम्हारे स्टैटिस्टिकल के सवाल सेक्शन सी के ख़त्म हो गए 2011 के। अब हम लोग थर्मोस्टेट के क्वेश्चन करेंगे जून 2012 के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।